टाटा समूह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक समूहों में से एक, भारत के वैश्विक व्यापार परिदृश्य को आकार देने में अग्रणी रहा है। टाटा मोटर्स और उनके प्रतिष्ठित कार ब्रांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन टाटा समूह की पहुंच इससे कहीं आगे है। इस वीडियो में हम रतन टाटा पर केंद्रित रहेंगे, जिन्होंने टाटा समूह को वैश्विक बिजनेस की ऊंचाइयों पर पहुँचाया और जिनका हाल ही में 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। टाटा समूह की शुरुआत लगभग 2 शताब्दी पहले हुई थी, जब जमशेदजी टाटा ने ब्रिटिश शासन के दौरान कंपनी की नींव रखी थी। उनके वंशजों ने इसे स्टील, सीमेंट, बीमा और एयरलाइंस जैसे कई क्षेत्रों में फैलाया, लेकिन टाटा को वैश्विक पहचान दिलाने वाले रतन टाटा ही थे, जो 1962 में कंपनी से जुड़े और जिनके नेतृत्व में कंपनी ने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी। रतन टाटा को पहली बड़ी चुनौती 1971 में मिली, जब उन्हें एक संघर्षरत कंपनी नेल्को की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह कंपनी कभी रेडियो निर्माण में अग्रणी थी, लेकिन बाजार में इसकी हिस्सेदारी घटकर 3% रह गई थी। रतन ने रेडियो कारोबार को पुनर्जीवित करने के बजाय भविष्य की तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जिससे 1980 के दशक में नेल्को का पुनर्निर्माण हुआ। यह सफलता उन्हें टाटा समूह का अगला चेयरमैन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। रतन ने 1991 में टाटा समूह की बागडोर संभाली, ठीक उसी समय जब भारत में आर्थिक उदारीकरण की लहर आई। इस समय तक टाटा समूह बेहद विकेंद्रीकृत हो गया था और भारत के बाजार के विदेशी कंपनियों के लिए खुलने से चुनौती और बढ़ गई थी। रतन ने टाटा की कंपनियों में फिर से स्वामित्व स्थापित करने के लिए 20% टाटा सन्स की हिस्सेदारी बेच दी और टाटा स्टील और टाटा मोटर्स जैसी प्रमुख कंपनियों पर फिर से नियंत्रण हासिल किया। रतन टाटा की सबसे बड़ी ताकत उनकी वैश्विक दृष्टि थी। 2000 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण शुरू किया, जिसमें सबसे पहले ब्रिटेन की टेटली टी कंपनी का अधिग्रहण हुआ। 2007 में उन्होंने $12 अरब में यूरोपीय स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया और 2008 में टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर को $2 अरब में खरीदा। ये सभी कदम टाटा समूह को एक वैश्विक खिलाड़ी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए। आज टाटा की अधिकांश आय भारत के बाहर से आती है। रतन टाटा के 2012 में सक्रिय नेतृत्व से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। हाल के वर्षों में वे भारत में स्टार्टअप संस्कृति के एक महत्वपूर्ण प्रेरक बनकर उभरे। उन्होंने ओला और पेटीएम जैसी प्रमुख स्टार्टअप्स में निवेश किया, जिससे भारत के युवा उद्यमियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। 2022 में टाटा समूह द्वारा एयर इंडिया का अधिग्रहण रतन टाटा के लिए एक भावनात्मक क्षण था, क्योंकि इस एयरलाइन को उनके परिवार ने ही शुरू किया था। यह कदम टाटा की विरासत को फिर से स्थापित करने का प्रतीक बना। कोविड-19 महामारी के दौरान रतन टाटा और टाटा समूह ने भारत की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चिकित्सा सुविधाओं और राहत प्रयासों में योगदान देकर अपने सामाजिक दायित्व को निभाया। इस समय उनके नेतृत्व ने उनके समाज के प्रति समर्पण को और भी उजागर किया। भले ही रतन टाटा ने नेतृत्व की जिम्मेदारी छोड़ दी थी, लेकिन वे टाटा समूह और भारत के भविष्य को आकार देते रहे। उनका ध्यान इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा पर था। टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ईवी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में से एक बन गई, जो उनके स्थायी भविष्य की सोच को दर्शाता है। हाल ही में रतन टाटा ने गुडफेलोज नामक एक स्टार्टअप में निवेश किया, जो बुजुर्गों को साथी प्रदान करता है। यह उनकी समाज के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक था, जो उन्होंने अपने पूरे करियर में बरकरार रखा। 9 अक्टूबर 2024 रात 11:30 बजे भारत और दुनिया ने अपने सबसे आदरणीय व्यापारिक नेताओं में से एक को खो दिया। रतन टाटा का शांतिपूर्वक निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत औद्योगिक सफलता, नवाचार और समाज सेवा की प्रेरणादायक कहानी के रूप में जीवित रहेगी। उनके जीवन का कार्य एक संतुलन था, नवाचार, ईमानदारी और करुणा का। टाटा समूह उनकी इस मशाल को आगे बढ़ाएगा। रतन टाटा ने टाटा समूह को वैश्विक मंच पर अग्रणी बनाया, जबकि व्यापार की नैतिकता और समाज सेवा को हमेशा प्राथमिकता दी। उनका दृष्टिकोण, उनका नेतृत्व और उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रभावशाली नेताओं की कहानियों के लिए जुड़े रहें।